रिवाइज कीजिए 22.2.8 पैंक्रियाज को। बताइए पैंक्रियाज कैसा ग्लैंड है और यह किस तरह से काम करती है। जी हाँ, पैंक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों की तरह काम करती है। जी हाँ, पैंक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों की तरह काम करती है। जी हाँ, पैंक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों की तरह काम करती है। फिगर 22.1 को अपने नोटबुक में 10 बार बनाइए, साथ ही इसका माइंड कैप्चर कीजिए। पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट किससे बना होता है? जी हाँ, पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस से बना होता है। एक सामान्य मानव में लगभग कितना इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है, और यह भी बताइए यह पैंक्रियाटिक टिश्यू का कितना परसेंट होता है? जी हाँ, एक सामान्य मानव में लगभग 1 से 2 मिलियन इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है, जो पैंक्रियाटिक टिश्यू का 1 से 2% होता है। इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मुख्य रूप से कितने प्रकार की सेल्स होती है और इन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मुख्य रूप से 2 प्रकार की सेल्स होती है, जिन्हें अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स कहते हैं। अल्फा सेल्स, जी हाँ, अल्फा सेल्स से कौन-सा हार्मोन तथा बीटा सेल्स से कौन-सा हार्मोन का सेक्रेशन होता है? जी हाँ, अल्फा सेल्स से ग्लूकेगॉन हार्मोन तथा बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। जी हाँ, अल्फा सेल्स से ग्लूकेगॉन हार्मोन तथा बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। जी हाँ, अल्फा सेल्स से ग्लूकेगॉन हार्मोन तथा बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ग्लूकेगॉन क्या एक पेप्टाइड हार्मोन है? यदि हाँ, तो इसकी मुख्य भूमिका बताइए। जी हाँ, ग्लूकेगॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी मुख्य भूमिका ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना है। बताइए ग्लूकेगॉन मुख्यतः किस सेल्स पर कार्य करके किसको स्टिमुलेट करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है? जी हाँ, ग्लूकेगॉन मुख्यतः लिवर सेल्स यानी कि हेपेटोसाइट्स पर कार्य कर ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। जी हाँ, ग्लूकेगॉन मुख्यतः लिवर सेल्स यानी कि हेपेटोसाइट्स पर कार्य कर ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ब्लड में शुगर का बढ़ना क्या कहलाता है?
जी हाँ, ब्लड में शुगर का बढ़ना हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है। बताइए इसके अलावा ग्लूकेगॉन किसको स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है? जी हाँ, इसके अलावा ग्लूकेगॉन ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। ग्लूकेगॉन सेल्स में किसके अपटेक और यूटिलाइजेशन को कम कर देता है? जी हाँ, ग्लूकेगॉन सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को कम कर देता है। जी हाँ, ग्लूकेगॉन सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को कम कर देता है। जी हाँ, ग्लूकेगॉन सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को कम कर देता है। ग्लूकेगॉन कौन सा हार्मोन कहलाता है? जी हाँ, ग्लूकेगॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहलाता है। जी हाँ, ग्लूकेगॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहलाता है। जी हाँ, ग्लूकेगॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी मुख्य भूमिका क्या करना होता है? जी हाँ, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी मुख्य भूमिका ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को रेगुलेट करना है। जी हाँ, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी मुख्य भूमिका ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को रेगुलेट करना है। जी हाँ, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी मुख्य भूमिका ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को रेगुलेट करना है। इंसुलिन मुख्य रूप से किस पर कार्य करता है और यह सेल्स में किसके अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है? जी हाँ, इंसुलिन मुख्य रूप से हेपेटोसाइट्स यानी कि लीवर की सेल्स और एडिपोसाइट्स यानी कि एडिपोज टिश्यू की सेल्स पर कार्य करता है और यह सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। जी हाँ, इंसुलिन मुख्य रूप से हेपेटोसाइट्स यानी कि लीवर की सेल्स और एडिपोसाइट्स यानी कि एडिपोज टिश्यू की सेल्स पर कार्य करता है और यह सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। जी हाँ, इंसुलिन मुख्य रूप से हेपेटोसाइट्स यानी कि लीवर की सेल्स और एडिपोसाइट्स यानी कि एडिपोज टिश्यू की सेल्स पर कार्य करता है और यह सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। बताइए क्या इसके फलस्वरूप ब्लड में ग्लूकोज तेजी से हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में जाता है जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है? जी हाँ, इंसुलिन मुख्य रूप से हेपेटोसाइट्स यानी कि लीवर की सेल्स और एडिपोसाइट्स यानी कि एडिपोज टिश्यू की सेल्स पर कार्य करता है और यह सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। इसके फलस्वरूप ब्लड में ग्लूकोज तेजी से हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में जाता है जिससे ब्लड में
ग्लूकोज़ का लेवल कम यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। जी हाँ, इंसुलिन मुख्य रूप से हेपेटोसाइट्स यानी कि लीवर की सेल्स और एडिपोसाइट्स यानी कि एडिपोज टिश्यू की सेल्स पर कार्य करता है और यह सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। इसके फलस्वरूप ब्लड में ग्लूकोज तेजी से हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में जाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। बताइए, इंसुलिन टारगेट सेल्स में किसके बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है? जी हाँ, इंसुलिन टारगेट सेल्स में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। जी हाँ, इंसुलिन टारगेट सेल्स में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। जी हाँ, इंसुलिन टारगेट सेल्स में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। ब्लड में ग्लूकोज होम्योस्टैसिस किस दो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है? जी हाँ, ब्लड में ग्लूकोज होम्योस्टैसिस दो हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकेगॉन द्वारा कंट्रोल होती है। जी हाँ, ब्लड में ग्लूकोज होम्योस्टैसिस दो हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकेगॉन द्वारा कंट्रोल होती है। जी हाँ, ब्लड में ग्लूकोज होम्योस्टैसिस दो हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकेगॉन द्वारा कंट्रोल होती है। अधिक लंबे समय तक हाइपरग्लाइसेमिया होने पर एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है, जिसे क्या कहते हैं? जी हाँ, अधिक लंबे समय तक हाइपरग्लाइसेमिया होने पर एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है, जिसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। जी हाँ, अधिक लंबे समय तक हाइपरग्लाइसेमिया होने पर एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है, जिसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। जी हाँ, अधिक लंबे समय तक हाइपरग्लाइसेमिया होने पर एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है, जिसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस में यूरिन से किसका लॉस होता है और क्या हार्मफुल कंपाउंड्स बनते हैं? यदि हाँ, तो इनको क्या कहते हैं? जी हाँ, डायबिटीज़ मेलाइटस में यूरिन से ग्लूकोज का लॉस होता है और हार्मफुल कंपाउंड बनते हैं, जिन्हें कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। जी हाँ, डायबिटीज़ मेलाइटस में यूरिन से ग्लूकोज का लॉस होता है और हार्मफुल कंपाउंड बनते हैं, जिन्हें कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। जी हाँ, डायबिटीज़ मेलाइटस में यूरिन से ग्लूकोज का लॉस होता है और हार्मफुल कंपाउंड बनते हैं, जिन्हें कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ के रोगी को किसके द्वारा सफलतापूर्वक सही किया जा सकता है? जी हाँ, डायबिटीज़ के रोगी को इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक सही किया जा सकता है। जी हाँ, डायबिटीज़ के रोगी को इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक सही किया जा सकता है। जी हाँ, डायबिटीज़ के रोगी को इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक सही किया जा सकता है। रिवाइज़ कीजिए 22.2.9 टेस्टिस को। बताइए, टेस्टिस कहाँ पाई जाती है?
जी हाँ, मेल में एब्डोमेन के बाहर स्क्रोटल सैक में एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है। जी हाँ, मेल में एब्डोमेन के बाहर स्क्रोटल सैक में एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है। जी हाँ, मेल में एब्डोमेन के बाहर स्क्रोटल सैक में एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है। फिगर 22.1 का माइंड कैप्चर कीजिए। मेल में कौन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ ही एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है? जी हाँ, मेल में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ ही एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है। जी हाँ, मेल में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ ही एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है। जी हाँ, मेल में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ ही एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है। बताइए, टेस्टिस किससे बना होता है? जी हाँ, टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और एस्ट्रोमल या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू जिससे बना होता है। जी हाँ, टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और एस्ट्रोमल या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू जिससे बना होता है। जी हाँ, टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और एस्ट्रोमल या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू जिससे बना होता है। इंटरट्यूब्यूलर स्पीसीज में कौन सी सेल्स पाई जाती है? जी हाँ, इंटरट्यूब्यूलर स्पीसीज में लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती है। वो हार्मोन्स का एक ग्रुप प्रोड्यूस करती है जिन्हें एंड्रोजन कहते हैं, मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन। इंटरट्यूब्यूलर स्पीसीज में पाई जाने वाली लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स हार्मोन का एक ग्रुप प्रोड्यूस करती है। इन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स जो इंटरट्यूब्यूलर स्पीसीज में पाई जाती है, वो हार्मोन्स का एक ग्रुप प्रोड्यूस करती है जिन्हें एंड्रोजन कहते हैं, मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स जो इंटरट्यूब्यूलर स्पीसीज में पाई जाती है, वो हार्मोन्स का एक ग्रुप प्रोड्यूस करती है जिन्हें एंड्रोजन कहते हैं, मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स जो इंटरट्यूब्यूलर स्पीसीज में पाई जाती है, वो हार्मोन्स का एक ग्रुप प्रोड्यूस करती है जिन्हें एंड्रोजन कहते हैं, मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन। बताइए, एंड्रोजन्स मेल्स में किसको रेगुलेट करते हैं? जी हाँ, एंड्रोजन्स पुरुषों में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा आदि के डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। जी हाँ, एंड्रोजन्स पुरुषों में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा आदि के डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। जी हाँ, एंड्रोजन्स पुरुषों में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा आदि के डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। बताइए, क्या ये हार्मोन्स मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल
और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो वॉइस पिच इत्यादि को स्टिमुलेट कर देते हैं। जी हाँ, एंड्रोजन्स पुरुषों में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे इपीडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा आदि की डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ये हार्मोन्स मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो वॉइस पिच इत्यादि को स्टिमुलेट कर देते हैं। जी हाँ, एंड्रोजन्स पुरुषों में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा आदि के डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ये हार्मोन्स मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो वॉइस पिच इत्यादि को स्टिमुलेट कर देते हैं। जी हाँ, एंड्रोजन्स पुरुषों में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा आदि के डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ये हार्मोन्स मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो वॉइस पिच इत्यादि को स्टिमुलेट कर देते हैं। बताइए कौन सा हार्मोन्स स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करने में मुख्य भूमिका निभाता है? जी हाँ, एंड्रोजन्स स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करने में मुख्य भूमिका निभाता है। जी हाँ, एंड्रोजन्स स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करने में मुख्य भूमिका निभाता है। जी हाँ, एंड्रोजन्स स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करने में मुख्य भूमिका निभाता है। बताइए कौन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य कर मेल सेक्सुअल बिहेवियर दैट इज लिबिडो को प्रभावित करता है? जी हाँ, एंड्रोजन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करके मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लिबिडो को प्रभावित करता है। जी हाँ, एंड्रोजन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करके मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लिबिडो को प्रभावित करता है। जी हाँ, एंड्रोजन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करके मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लिबिडो को प्रभावित करता है। बताइए क्या ये हार्मोन्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एनाबॉलिक यानी कि सिंथेटिक प्रभाव डालते हैं? जी हाँ, एंड्रोजन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य कर मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लिबिडो को प्रभावित करता है। ये हार्मोन्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एनाबॉलिक यानी कि सिंथेटिक प्रभाव डालते हैं। जी हाँ, एंड्रोजन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य कर मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लिबिडो को प्रभावित करता है। ये हार्मोन्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एनाबॉलिक यानी कि सिंथेटिक प्रभाव डालते हैं। जी हाँ, एंड्रोजन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य कर मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लिबिडो को प्रभावित करता है। ये हार्मोन्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एनाबॉलिक यानी कि सिंथेटिक प्रभाव डालते हैं। रिवाइज कीजिए 22.2.10 ओवेरी को फीमेल की
एब्डोमेन में कितनी जोड़ी ओवरीज पाई जाती है? जी हाँ, फीमेल के एब्डोमेन में एक जोड़ी ओवरीज पाई जाती है। जी हाँ, फीमेल के एब्डोमेन में एक जोड़ी ओवरीज पाई जाती है। जी हाँ, फीमेल के एब्डोमेन में एक जोड़ी ओवरीज पाई जाती है। फिगर 22.1 देखिए। ओवरी क्या एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? और क्या ये प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक ओवम प्रोड्यूस करती है? जी हाँ, ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक ओवम प्रोड्यूस करती है। जी हाँ, ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक ओवम प्रोड्यूस करती है। जी हाँ, ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक ओवम प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा बताइए, ओवरी कितने प्रकार के एस्टेरॉइड हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है? और इन एस्टेरॉइड हार्मोन्स को क्या कहते हैं? जी हाँ, ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक ओवम प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ओवरी दो प्रकार के एस्टेरॉइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। जी हाँ, ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक ओवम प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ओवरी दो प्रकार के एस्टेरॉइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। जी हाँ, ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक ओवम प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ओवरी दो प्रकार के एस्टेरॉइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। बताइए, ओवरी किससे बना होता है? जी हाँ, ओवरी ओवेरियन फॉलिकल्स और एस्ट्रोमल टिश्यू का बना होता है। जी हाँ, ओवरी ओवेरियन फॉलिकल्स और एस्ट्रोमल टिश्यूज का बना होता है। जी हाँ, ओवरी ओवेरियन फॉलिकल्स और एस्ट्रोमल टिश्यू का बना होता है। जी हाँ, ओवरी ओवेरियन फॉलिकल्स और एस्ट्रोमल टिश्यूज का बना होता है। एस्ट्रोजन की सिंथेसिस और सेक्रेशन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? जी हाँ, एस्ट्रोजन की सिंथेसिस और सेक्रेशन मुख्य रूप से ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा होता है। जी हाँ, एस्ट्रोजन की सिंथेसिस और सेक्रेशन मुख्य रूप से ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा होता है। जी हाँ, एस्ट्रोजन की सिंथेसिस और सेक्रेशन मुख्य रूप से ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा होता है। ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड फॉलिकल किस में बदल जाता है जो मुख्यतः किसका सेक्रेशन करता है? जी हाँ, ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड फॉलिकल कॉर्पस लुटियम में बदल जाता है जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। जी हाँ, ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड फॉलिकल कॉर्पस लुटियम में बदल जाता है जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। जी हाँ, ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड फॉलिकल कॉर्पस लुटियम में बदल जाता है जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। बताइए, एस्ट्रोजन फीमेल्स में क्या क्या करता है?
जी हाँ, एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ और एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का अपीयर होना जैसे वॉइस पिच का अधिक होना आदि, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना। जी हाँ, एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ और एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का अपीयर होना जैसे वॉइस पिच का अधिक होना आदि, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना। जी हाँ, एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ और एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का अपीयर होना जैसे वॉइस पिच का अधिक होना आदि, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना। एस्ट्रोजन स्त्रियों में किस बिहेवियर को रेगुलेट करता है? जी हाँ, एस्ट्रोजन स्त्रियों में सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। जी हाँ, एस्ट्रोजन स्त्रियों में सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। जी हाँ, एस्ट्रोजन स्त्रियों में सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी में सहायक होते हैं? जी हाँ, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में सहायक होते हैं। जी हाँ, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में सहायक होते हैं। जी हाँ, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में सहायक होते हैं। बताइए कौन मेमोरी ग्लैंड पर कार्य करके एल्वुलाई यानी कि शैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क के फॉर्मेशन और मिल्क सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड पर कार्य करके एल्वुलाई यानी कि शैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क की फॉर्मेशन और मिल्क सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। जी हाँ, प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड पर कार्य करके एल्वुलाई यानी कि शैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क की फॉर्मेशन और मिल्क सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। जी हाँ, प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड पर कार्य करके एल्वुलाई यानी कि शैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क की फॉर्मेशन और मिल्क सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं।